नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो करियर। नाज़रीन, कोरोना का बुरा दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और तालीमी सिलसिला ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ मुंतकिल हो रहा है। बेशतर स्कूल कॉलेज में तालीमी सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना ने हर किसी को दिमागी उलझन में मुब्तला किया है। तलबा भी इससे अछूते नहीं हैं। पिछले 2 साल में कई इम्तहान नहीं हुए और तलबा को जो स्कूल में इम्तहान होते हैं और असाइनमेंट की बुनियाद पर नंबरात मिले और अच्छे नंबरात मिले। इसमें कई तलबा जो तालीम में अच्छे थे, इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। कई ऐसे तलबा जो एवरेज थे, इन्हें उम्मीद से ज़्यादा मिला और इस बुनियाद पर इनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अब हर किसी को उसकी पसंद के कोर्स में दाखिला तो नहीं मिल सकता क्योंकि सीटें महदूद हैं और स्टूडेंट ज़्यादा हैं। ऐसे में तलबा के सामने कई सवाल हैं कि आखिर आगे वो क्या करें। उमूमन 12वीं के बाद जो तलबा ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो अपनी ही फैकल्टी में ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि साइंस से कामयाब तलबा 12वीं के बाद साइंस के अलावा कॉमर्स और आर्ट्स दोनों शोबों में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जबकि कॉमर्स के तलबा कॉमर्स के अलावा आर्ट्स के शोबे में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 12वीं आर्ट्स से कामयाब तलबा वैसे तो साइंस और कॉमर्स में दाखिले के मजाज नहीं होते, लेकिन इन तलबा के लिए राहें बंद नहीं है, बल्कि कई कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ वो दाखिला ले सकते हैं। मायूसी के दौर में तलबा के लिए क्या उम्मीद की किरण हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संजय बघेल जी। संजय जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आजम भाई। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात शेयर करने के लिए जी जी। सभी तलबा और बच्चों के साथ। तो संजय जी, कोरोना के दौर में वो स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे तो नहीं थे पर नंबर अच्छे आ गए, क्योंकि असाइनमेंट की बुनियाद पर या स्कूल के जो इम्तहानात होते हैं उसके बुनियाद पर उनको नंबर मिले, आगे अब अच्छे कोर्सेज में एंट्रेंस के जरिए उन्हें एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें जिनके नंबर अच्छे तो आ गए हैं पर नीट जैसे इम्तहान उनके सामने अगर हैं तो वो कैसे क्वालिफाई करें वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि वो बच्चे जिनके नंबर अच्छे आ गए हैं और जो एडमिशन चाहते हैं कहीं पे, तो उनको तो एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे नीट वगैरह का क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो 10th के बाद ही फोकस हो जाते हैं कि मुझे नीट और ये जेई का एग्जाम देना है कि नहीं देना है। और मुझे लगता है जो प्लानिंग के साथ और पूरी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो उनका जरूर होता है। खासकर उन्हीं बच्चों को नहीं हो पाता है इस तरह के एग्जाम में, जो एक तरह से बहुत इस तरह के एग्जाम को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं और पूरी बिना तैयारी के इस मैदान में उतरते हैं। तो मुझे लगता है यदि लंबा आप सोचते हैं कि हमें नीट में ही जाना है, तो आपको फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए, 1-2 अटेम्प्ट और देना चाहिए। और यदि लगता है कि नहीं हमारा दूसरा विकल्प होना चाहिए, तो आप एडमिशन लेके तैयारी करेंगे तो आधे मन से करेंगे। तो बेटर यही होगा कि आप जो है नीट की जब तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से कीजिए। यदि वहां सफल नहीं हो पाते हैं तब आप इस तरह के कोर्सेज में आप जा सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, एक चीज़ और देखी गई कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एमबीबीएस बने या इंजीनियरिंग में अपना जो है वो कुछ काम करे। अगर इसमें एडमिशन नहीं मिल पाता है, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे इंजीनियरिंग हो, तो आगे 12th के बाद क्या रास्ते जो बेहतर हो इन स्टूडेंट के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली बच्चों को क्या लगता है कि हमारे पास 2-3 ही विकल्प हैं 12th के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि आपको पता हो तो हम लोग मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे हो तो नेट और जेई का हमें पता होता है, इसीलिए उसमें क्या हो तो 5 से 7 लाख बच्चे बैठते हैं। जबकि आज के समय में इतने ज्यादा विकल्प खुल गए हैं और जो बच्चे नीट वगैरह में नहीं जा पाते, तो बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र खुल गए, नर्सिंग, इन सब की तैयारी करें। तो मुझे लगता है अभी जो कोरोना के बाद जो नर्सिंग का एक तरह से बड़ा पैरामेडिकल का जो स्कोप बढ़ा है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसमें इतना है कि डिमांड ज्यादा है जॉब की और सप्लाई कम है। ये हम नहीं कह रहे, ये नीति आयोग का नया आंकड़ा कह रहा है बिल्कुल, कि कोरोना के जिस दौर तरह में तो से। कम से कम ये चीज़ें देखने को मिली है। जी जी जी। तो इस तरह के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा स्कोप है और खास करके एक्सपेरिमेंटल साइंस में बहुत ज्यादा स्कोप है, अप्लाइड साइंसेस में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं उनके लिए जो वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है किसी भी एमबीबीएस के एग्जाम से वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी भी एक चीज में फोकस करके और हायर स्टडी तक जाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट होगा। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे संजय जी, जो प्रेशर डालते हैं बच्चों को कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है या तुमको इंजीनियर ही बनना है, अगर बच्चे के पास उतना दिमाग नहीं है, उतनी सलाहियत नहीं है, उस पर प्रेशर डालते हैं तो कितना नुकसान होगा, उस बच्चे के जहनी तौर पर कितना दबाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल उन पेरेंट्स को और जो अभिभावक हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप सबको थ्री इडियट का वह सीन याद रखना चाहिए बिल्कुल। कि बच्चा जो है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है और आपने आईआईटी पढ़ा दिया।
दूसरा बच्चा यदि कविता लिखना चाहता है या कि उसको क्या है कि इस तरह का अप्लाइड पूरी तरह से उसको एक तरह से साइंस का पता है, तो वो तो आईआईटी के लिए सफल होगा। लेकिन यदि कोई आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है तो उसको बनने दे, उसको उस फील्ड में जाने दे, क्योंकि उसका नेचुरल डेवलपमेंट होगा। और आप देख लीजिए कि आजकल क्या है कि जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, मीडिया एकदम से अपने उफान पर है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोग एक एक यूट्यूब चैनल चला करके लाखों और करोड़ों कमा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा को नार्चर होने दें, क्योंकि कोई भी क्षेत्र अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, आईआईटी में एडमिशन, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल चुका था कुमार विश्वास साहब को, जो एक पोएट्री करते हैं। बिल्कुल। आज इतना पॉपुलर नाम है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके आज कविता कविता करना सुना रहे, प्लेटफॉर्म में बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल। के माध्यम से आए। हम्म और आज देख लीजिए उनके अरबों और करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वहां से खूब पैसा वो कमा रहे हैं। हम्म तो हम सभी पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि बच्चों की जो इच्छा है, जो उनकी डिजायर है, उनके टैलेंट को आप पहचानिए और उसके हिसाब से उनको डेवलप कीजिए कि उसके अंदर का क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है, उसकी रुचि क्या है, उसको आप आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, ना कि उसको रोके और अपनी इच्छा उनके ऊपर लादने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। संजय जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि 12th के बाद की हमने बात की, 10th के बाद क्या ऑप्शन है, किस तरह के कोर्सेज बच्चे कर सकते हैं, कि क्योंकि रोज़गार की समस्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हर आदमी चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो पैसा कमाए, तो क्या ऐसा कुछ कोई कोर्स है जो 10th के बाद किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको जॉब लग जाए? देखिए, बहुत सारे कोर्सेस आ गए हैं। यदि आपको पता हो तो अभी हमारी भारत सरकार जो है एक अलग ही मिनिस्ट्री चला रही है, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट बिल्कुल। कारपोरेशन, एनएसडीसी के नाम से, कि आपको पता हो। हम्म। यदि हम पुराने परंपरागत कन्वेंशनल कोर्स में देखें तो आर्मी के लिए यदि आप जाना चाहें तो एनडीए जैसे एग्जाम होते हैं, वहां तैयारी कर सकते हैं। बीडीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं। लेकिन नहीं, यदि ये नहीं करना चाहते तो आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के नाम पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया है, डाटा माइनिंग हो गए, ऐसे हजारों कोर्स आज आपके सामने, पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं, नर्सिंग के कोर्सेस हैं, जिसको आप 3 साल कीजिए, 2 साल कीजिए, 1 साल कीजिए। और एनईपी में यदि किया जाए तो 4 ईयर आप ग्रेजुएशन करते हुए भी 1 साल आप पास करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल आप पास करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल आप पास करते हैं तो डिग्री डिग्री मिलेगी, मिलेगी। और चौथे साल आप पास करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो इस तरह से एग्जिट पॉइंट बना दिया गया है कि जिन बच्चों के हालात अच्छे नहीं है, वो 1 साल का आप डिप्लोमा कोर्स कीजिए और निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए। फिर उसके बाद आप फिर से, आपको लगता है कि थोड़े बहुत पैसे आपने कमा लिया और फिर आगे हमें पढ़ाई करनी है, तो फिर से एडमिशन ले लीजिए। फिर आप अपना अगला कोर्स कीजिए तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और फिर आप कहीं जाके फिर से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एक तरह से यूएस वगैरह में देखिए, आप बाहर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो हाँ 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होता है और 1 साल का पीजी कोर्स होता है। तो एक तरह से इंटरनेशनल पैटर्न में हम जा रहे हैं। और यदि आपको पता हो तो वेस्टर्न यूनियन कॉलेजेज में या यूरोपियन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे क्या है कि 12th के बाद बच्चे जो हैं आज जॉब में चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते रहते हैं। तो वहां का ग्रेजुएशन 4 ईयर का और पीजी 1 साल का हो जाता है। तो हम एक तरह से ग्लोबली मैच कर रहे हैं अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के माध्यम से। तो मुझे लगता है ऐसे बच्चे भी 10th के साथ भी रोजगार ले सकते हैं, और धीरे धीरे कोर्स करते हुए आगे बढ़े, तो एक तो अनुभव भी मिलता रहेगा फील्ड का, बिल्कुल और साथ साथ आपका बिल्कुल। एक संजय जी, डेवलपमेंट भी इस पर होगा। बात करते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। राम प्रकाश जी भाई, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, हम्म। तो इसके आगे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे ट्राई कर सकता हूँ? सर मैंने अभी बीए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किस करी है। किस सब्जेक्ट में किया आपने? सर मैंने अभी अपनी बीए कंप्लीट करी है मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन में किया है, जी सर। तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं आप? जी सर। गवर्नमेंट में क्यों जाना चाहते हैं? कि मास कम्युनिकेशन करने के बाद तो बहुत सारे आपके पास रास्ते खुले हुए हैं, टीवी के और दूसरे जो अभी एफएम रेडियो इतने सारे आ गए हैं, गवर्नमेंट ही जॉब क्यों? सर क्योंकि प्राइवेट जॉब में सर सिक्योरिटी नहीं है सर, गवर्नमेंट जॉब में हमें सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, चलिए बताया जाएगा। तो संजय जी, ये राम प्रकाश जी हैं। राम प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा कोर्स चुना है। अब मुझे नहीं पता है कि आपने मीडिया में कौन सा स्पेशलाइजेशन किया है, क्योंकि मीडिया बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, एडवर्टाइजिंग भी है, पीआर है, ग्लोबल कम्युनिकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया है। किसमें किया है मुझे नहीं मालूम, और आपका एक्सपर्टाइज किसमें है मुझे नहीं पता।
जहां तक रहा राम कुमार जी आपको एक तरह से गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तो मैं बोलना चाहूंगा कि इतने सारे ऑप्शन आपके सामने विकल्प के रूप में खुले ग्रेजुएशन के बाद। आप आईएएस की परीक्षा से लेके स्टेट सर्विस दे सकते हैं। स्टेट सर्विस नहीं देना है तो आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी का एग्जाम नहीं देना है तो क्लरिकल लेवल के बहुत सारे गेट है। इसके अलावा यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। आपको चूज करना है कि आपको फोकस किस में करना है और कहां पर आप फिट बैठते हैं और आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, कि उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो बेहतर यही होगा, मैं कहना आपको सलाह देना चाहूंगा, जो भी एग्जाम आप चूज करते हैं उसके पिछले 5 साल के आप पेपर देख लीजिए, उसका पैटर्न समझ लीजिए, फिर आप अपना कोशिश कर लीजिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम मुझे लगता है प्रैक्टिस मांगता है, एक तरह से अभ्यास मांगता है। और जिस दिन आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे पुराने पेपर और सैंपल्स देख करके, तो मुझे लगता है कोई भी जो एग्जाम होता है दुनिया का, कोई भी कठिन नहीं होता किसी भी व्यक्ति के मेहनत के आगे। चलिए एक जी और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ से बात करें भाई? जी मैं कश्मीर से। जी भाई, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? जी फारूक अहमद नाम सर। जी फारूक साहब बताइए, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? जी सवाल ये है सर, मेरा बेटा सर ये बीएससी रेडियोलॉजी करके सर बैठा है। क्या करके? जो भी हमारे पास कुछ कोर्स क्या किया है भाई? वो आपके आवाज़। हमने बच्चे पर लगाया सर, बीएससी रेडियोलॉजी। बीएससी जूलॉजी। ये बीएससी रेडियोलॉजी सर, ये चंडीगढ़ में कराया उसका सर। जितना पैसा था वो लगाया, उसके बाद रोजगार मिलता नहीं है सर यहाँ। चलिए बिल्कुल वसीम जी बताया जाएगा। तो संजय जी, क्या कुछ बताया जा सकता है कश्मीर से मुझे कॉलर भाई लगता का? है कि जो बीएससी पूरी बात जूलॉजी सुनाई समझ में देगी, आया मेरे। बीएससी जूलॉजी बोला आपने। सुनाई में तो ये जी दिया। तो करने के बाद घर पे बैठा है, क्या कोई आगे कोर्स कर सकते हैं अच्छा। या कोई जॉब कर सकते हैं, क्या बेहतर देखिए, होगा? अब घर पे तो मुझे लगता है बैठने से कुछ होगा नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं पिछले कॉलर के बारे में बता रहा था कि यदि ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो यदि हायर स्टडी में जाना है तो आपको एमएससी करना चाहिए अपने एरिया में, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। उससे भी आगे जाकर के आपको नेट की तैयारी करना चाहिए, जेआरएफ वगैरह की तैयारी करना चाहिए। यदि आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप बीएससी जूलॉजी करके बीएड का एग्जाम दे सकते हैं, जो टीचिंग स्कूल टीचर की वगैरह हो जाता है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का एक विकल्प खुलता है। यदि आगे इससे नहीं जाना है तो आप जो है तो लाइब्रेरी जो है एक तरह से अप्लाइड साइंस में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, बायोमेडिकल वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि इसके अलावा भी नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये चूज करना होगा कि किस एग्जाम की हम तैयारी करेंगे तो बेहतर विकल्प आपके सामने उभर कर आएगा। उभर कर आएगा। जी चलिए बिल्कुल संजय जी हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। तो प्रोग्राम हेलो करियर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो हमारे साथ डॉक्टर संजय बघेल जी लगातार मौजूद है। अगर आपके जहन में भी कुछ इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि 12th के बाद क्या करें या 10th के बाद क्या करें, किस तरह से आसानी से आपको जॉब लग सके, कैसे आप पढ़ाई करें और कितनी देर पढ़ाई करें और किस तरह की पढ़ाई करें कि आगे आपको करियर आसानी से चूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो, तो इस पर हम बात करें। संजय जी, एक सवाल यहाँ पर आता है कि लैंग्वेजेस का क्या स्कोप है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, यदि आपको पता हो तो आजम भाई आजकल लैंग्वेजेस का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग रीजन में जाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे गूगल हो, जो भी कंपनियां हैं, आज देखिए आप बड़े से बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे शहर तक जाने की कोशिश कर रही हैं। और वो अपने कंज्यूमर तक तभी पहुंच सकती हैं जब वो उनकी जुबान में जाए, उनकी भाषा में जाए। तो इसके लिए यदि आपने देखा होगा, चाहे वो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए या कि टेलीविजन का कोई भी चैनल देख लीजिए, आप चैनल स्विच कर उभर करेंगे, लैंग्वेज चूज करते हैं, उसमें शिफ्ट हो जाता है पूरा का पूरा, सबटाइटल के साथ आ जाता है। तो आज के डेट पे जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेंट लेखन के रूप में बहुत ज्यादा स्कोप हुआ है। फिर दूसरी बात, टूरिज्म के एरिया में आप कहीं भी जाते हैं तो आजकल जो है लैंग्वेज स्विच ओवर का, मैंने अपने आपके चैनल पे बताया था कि मैं 2-3 कंट्रीज बीच में गया तो वहां पे देखा कोरोना के पहले
कि वहाँ के लोगों को भाषा नहीं आती, लेकिन एक मोबाइल में वो एक ऐप होता है जिसमें आप हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोल दिए, वो उसमें कन्वर्ट कर देते कन्वर्ट हैं करके दे टारगेट देते हैं। जी लैंग्वेज जी। से और दूसरे भाषा में, तो अपने आप वो ट्रांसलेट करके दे देता है। इसी तरह साइन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। लेंस जो ऐप वगैरह है, तो उसमें आप फोटो खींच देते हैं तो पूरा मान लीजिए आप थाई लैंग्वेज में लिखा है, अरबिक में लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी में कन्वर्ट करना कन्वर्ट चाहते करके हैं दे तो वो देता आ है। जाएगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है लैंग्वेज एक्सपर्ट काम करते हैं। चाहे आप गुड मॉर्निंग के मैसेज से लेके गुड नाइट के शुभ रात्रि तक का मैसेज देखें, तो वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, गूगल में इस तरह के कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं लगातार, जो आपको अलग अलग भाषाओं में अपनी संवेदना, अपने विचार, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आगे पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है लैंग्वेज के क्षेत्र में। बिल्कुल संजय जी, जी एक राजन। पर्सनल सवाल एक मेरा है। मेरी बेटी है अभी, वो 10th पास किया, उसने बाईपीसी लिया है, लेकिन उसकी ज़िद है कि 12th के बाद वो कोरियन लैंग्वेज करना चाह रही है। तो जी उसके जी। लिए क्या करें, करवाएं या तैयारी करवाएं उसके लिए? क्योंकि बहुत कम जगह है जहाँ पर कोरियन में, मेरे ख्याल से इंडिया में कोर्स इस तरह का कोई मौजूद है, लेकिन अब नहीं मालूम आजकल क्या कोरियन का एक सनक सवार है बच्चों में, बहुत ज़्यादा मैं देखा इसका क्रेज़ है। आजम भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और मेरे दिल से जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत अच्छा उदाहरण भी है मेरे पास। जी जी। मैं बता रहा हूँ, आज के से लगभग 15-20 साल पहले मेरे हॉस्टल में एक लड़का मेस में काम करता था। वो करेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करने के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोरियन का लैंग्वेज किया। वो ग्रेजुएशन करने के बाद कोरियन भाषा उसने सीख ली और यह भारत में कोई ना कोई उसको सेल्स को प्रमोट करने वाला एक तरह से कोरियन बच्चा चाहिए था, जो हिंदी भी जानता हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानता हो और कोरियन से चीजों को समझ ले। तो उनका सांसुई या किसी, मुझे लगा अकाई या किसी कंपनी का उस समय यहाँ ब्रांच खुला था, तो वो लड़का उसमें इंटरप्रेटर के रूप में काम किया। और स्टार्ट करने के बाद आज को मालूम ना होगा कि मैं दुबई में एक बार उससे, उस लड़के से मिला, जी तो जी। पता चला कि उस कंपनी का आज वो कंट्री हेड बना हुआ सिर्फ एक वजह से कि उसने उस समय कोरियन लैंग्वेज सीख ली थी। और आज के डेट पे बहुत जगहों पे घूम रहा है और पूरे देश में जो है एक तरह से उस कंपनी का हेड बना हुआ है। तो भाषा कितनी कमाल की चीज है कि आप एक भाषा सीख लेते हैं, थोड़ा मार्केटिंग और सेल्स की समझ आ जाती है, तो आप किसी भी कंपनी को लीड कर सकते हैं किसी भी कंट्री में जाकर के। तो मुझे लगता है कोरियन बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देखिए और बड़े बड़े जो जी इक्विपमेंट्स जी। वगैरह आ रहे हैं, डिजिटल चलिए, खाते, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक। पेरेंट्स को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही नहीं, लैंग्वेज की तरफ भी वो ध्यान दे। अगर बच्चा उनका लैंग्वेज की तरफ जाना चाहता है तो उसमें उसकी जो भी हौसला अफजाई है वो करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।